नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती किसानी और कोविड-19 से जुड़े नई जानकारियों के साथ खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कोरोना और खेती से जुड़ी जानकारियों के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या है आज नया कार्यक्रम में। भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का शिक्षक दिवस के अवसर पर संबोधन। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। कोविड महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा के माध्यम से भूमिका निभाने के लिए शिक्षकों की सराहना की। साथ ही कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों को भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज छोटे बच्चों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई मोर्चों पर एक अच्छी तरह से तैयार रणनीतिक सामूहिक कार्य का आह्वान किया, ताकि भारत जनसांख्यिकी संबंधी लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को आभार व्यक्त किया और डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि दी। ट्वीट्स की एक श्रृंखला में उन्होंने लिखा, मन को आकार देने और हमारे राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए हम परिश्रमी शिक्षकों के प्रति आभारी हैं। और आइए अब देखते हैं खेती और कोरोना से संबंधित समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 परीक्षण के बारे में नवीनतम एडवाइजरी जारी कर पहली बार सरलीकृत परीक्षण प्रक्रिया और ऑन डिमांड परीक्षण का प्रावधान। नई हाइब्रिड जीवाणुशोधन तकनीक का उपयोग करते हुए छोटी जीवाणुशोधन इकाई पीपीई किट को तेजी से संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त कर सकती है। CSIR और CMERI ने कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सस्ता सौर ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया। कोविड-19 जैसे संक्रामक स्रावों को ठोस रूप देने वाले कनस्तर बैग कोविड-19 मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके संक्रमण के जोखिम से बचा सकता है। देश की दैनिक परीक्षण क्षमताओं में अप्रत्याशित रूप से बढ़ोतरी हुई है। लगातार 2 दिन रोजाना 11.70 लाख से अधिक परीक्षण किए गए हैं। पूरे देश में अब तक कुल 4 करोड़ और 77 लाख परीक्षण किए जा चुके हैं। सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में अब कुल 1647 परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। इस पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नवीनतम परीक्षण एडवाइजरी जारी की है। कोविड-19 के बारे में राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों पर नई एडवाइजरी में परीक्षण प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है तथा जनता के लिए परीक्षण को और अधिक बनाने की राज्य अधिकारियों को स्वतंत्रता एवं छूट दी गई है। पहली बार अधिक सरल तौर तरीकों के साथ नवीनतम दिशा निर्देशों में ऑन डिमांड परीक्षण का प्रावधान किया गया है, ताकि उच्च स्तर के परीक्षण सुनिश्चित किए जा सकें। इस एडवाइजरी में दी गई विभिन्न परिस्थितियों में इच्छानुसार परीक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। CSIR और CMERI ने कृषि क्षेत्र में जल संकट से निपटने के लिए सस्ता सौर ऊर्जा चलित बैटरी आधारित स्प्रेयर विकसित किया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। CSIR और CMERI ने एक सीमांत किसानों और दूसरा छोटे किसानों के लिए बैटरी द्वारा संचालित 2 प्रकार की छिड़काव प्रणाली विकसित की हैं। 5 लीटर की क्षमता वाले बैकपैक स्प्रेयर यानी पीठ पर रखकर छिड़काव करने वाले यंत्र सीमांत किसानों के लिए बनाया गया है, जबकि 10 लीटर की क्षमता वाला कॉम्पैक्ट ट्रॉली स्प्रेयर छोटे किसानों के लिए बनाया गया है। ये छिड़काव करने वाला यंत्र 2 अलग अलग टैंकों, प्रवाह नियंत्रण और दबाव नियंत्रक से युक्त होते हैं, ताकि फसलों को जल की विभिन्न आवश्यकताओं, लक्षित स्थान, विशिष्ट सिंचाई, कीटों को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशक, फफूंदीनाशक का उचित उपयोग बनाए रखना, पत्तियों की सतह पर जल आधारित सूक्ष्म खुरदरापन पैदा करना, छोटे क्षेत्र की सीमा में मृदा की नमी का स्तर बनाए रखना और खरपतवार नियंत्रण किया जा सके। ये प्रणाली सौर क्षमता आधारित बैटरियों पर कार्य करती है। इस प्रकार ये राष्ट्र के ऊर्जा और विद्युत से वंचित कृषि क्षेत्रों में भी उपयोग को सक्षम बनाता है। इस प्रकार ये मूल्य आधारित वाष्पशील जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को भी कम करता है। ये छिड़काव वाले यंत्र विकसित करने में सरल और सीखने तथा लागू करने में आसान है, इसलिए भारतीय किसानों के सामने आने वाले जल संकट को दूर करने में ये मददगार साबित होंगे। और अभी समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी देखेंगे कुछ खास जानकारी। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़े किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी।
समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी। कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ। देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। कोविड-19 जैसे संक्रामक स्रावों को ठोस रूप से देने वाले कनस्तर बैग कोविड-19 मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों को इसके संक्रमण के जोखिम से बचा सकते हैं। आइए देखते हैं इस बारे में ये खास रिपोर्ट। कोविड-19 तपेदिक और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रामक रोग से होने वाले संक्रामक स्राव ऐसे मरीजों के उपचार में लगे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उच्च जोखिम के हालात पैदा करते हैं। कचरा बटोरने के दौरान संक्रमण के उच्च जोखिम की स्थिति को कनस्तर बैग के उपयोग से जल्द नियंत्रित किया जा सकता है। ये बैग संक्रामक स्रावों को तेजी से ठोस रूप प्रदान करता है, जिससे संक्रामक स्रावों का निपटान सुरक्षित हो जाता है। संक्रमित श्वसन स्रावों के सुरक्षित निपटान के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत स्वायत्ता संस्थान श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ता अस्पतालों में आईसीयू रोगियों या वार्डों में इलाज करा रहे अधिक श्वसन स्राव वाले लोगों के श्वसन स्रावों के सुरक्षित निपटान के लिए एक विशेष उपाय के साथ सामने आए हैं। उन्होंने कनस्तर बैग विकसित किया है जो प्रभावी कीटाणुनाशक युक्त सुपर शोषक सामग्री से बना है और इस बैग का नाम है एक्रिलोसॉर्ब। जब रोगी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो स्रावों को वैक्यूम लाइन का उपयोग करके बोतल या कनस्तरों में डाला जाता है और इसे कीटाणु रहित करने की प्रक्रिया के बाद अवशिष्ट द्रव निपटान प्रणाली के माध्यम से छोड़ दिया जाता है। इसके निपटान के दौरान संक्रमण या उच्च जोखिम होता है और इसके निपटान के लिए कीटाणु शोधन सुविधाओं के साथ अच्छी तरीके से सुसज्जित स्लुइस कमरे की जरूरत होती है। महामारी के दौरान स्थापित कम सुविधाओं वाले अस्पतालों या अस्थायी अलगाव वार्डों में सुरक्षा के खतरे और आवश्यक कर्मियों के मुद्दे कई गुना अधिक होंगे। और अभी समय हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़ें किसान में। अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कुछ खास जानकारी। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं। और आइए अब डालते हैं एक और खास रिपोर्ट पर ये नजर। सर, अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ रुपया की अगर हम बात करते हैं तो इसमें बागवानी क्षेत्र को कितना फायदा होगा? मैं ये समझता हूँ कि बागवानी क्षेत्र जो कि भारतीय कृषि का एक बहुत ही गतिशील हिस्सा है। हालांकि पारंपरिक खाद्यान्न की फसलों की तुलना में इसका क्षेत्रफल कम है,
लेकिन इसका आउटपुट में कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। करीब बागवानी की फसलों से करीब 26 मिलियन हेक्टेयर एरिया पे खेती हम लोग करते हैं, चाहे फल हों, सब्जी हों, मसालेदार फसलें हों, चाहे वो पहाड़ी इलाकों में जो कि कम तापक्रम पे फसलों की खेती होती है, या दूसरे ऑर्नामेंटल पौधे हैं, उन सबको मिला करके बागवानी फसल जो है 4-5 तरीके की खंडों में बांटा गया, सबको अगर मिला लेते हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन भारतीय कृषि का जो जीडीपी होता है उसका 33% से भी ज़्यादा इस समय हो गया है। और इसका टोटल आउटपुट वैल्यू आप ये समझ लिए कि करीब 4.5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है। और जब हम बागवानी फसलों की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए है, और हम लोग बहुत ही गंभीरता से इसको लिए हैं, क्योंकि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हमें 2021-22 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, तो जब हम हार्टिकल्चर फसलों की बात करते हैं तो हम दुगुना करने की बात नहीं करते हैं, हम 4 गुना या 5 गुना करने की बात करते हैं। और जहाँ जहाँ भी हमने अपनी तकनीकी माध्यम से चाहे किसानों को जोड़ सके हैं, चाहे अंशधारकों को जोड़ सके हैं, वहाँ पे हमें वांछित सफलता मिली है। और आने वाले दिनों में हम बहुत ही पॉजिटिव हूँ मैं कि आने वाले दिनों में इसमें हमें भारी सफलता मिलेगी और हम लोग सफल होंगे किसानों की आय 4 गुना 5 गुना बढ़ाने तक। दूसरी बात यह है कि जब हम हार्टिकल्चर फसलों की बात करते हैं तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स इनको कहा जाता है, लेकिन इनमें एक ही समस्या है कि ये इनका जो है इनका जो शेल्फ लाइफ है बहुत कम समय तक इनको ही सुरक्षित रखा जा सकता है। इसलिए इनको उत्पादन केंद्र से उत्पादन करने के बाद बाज़ार तक पहुंचाने में कम समय हमारे पास होता है, मेरे हाथ में, हम लोगों के हाथ में। तो इसके लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, या तो एक अच्छी यातायात का साधन हो, दूसरा कि यातायात का साधन हो जिसमें रेफर वैन आ सकता है, अच्छी सड़कें हो सकती हैं जो कि उत्पादन केंद्र को कंजम्पशन सेंटर जो बड़े बड़े शहरों में हैं उनको जोड़ा जा सकता है, कम समय में जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर या शहरों में भी या गांव और उत्पादन केंद्र और शहरों के बीच में भी जैसे कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं को मुहैया करवाने की बात की जाती है, तो ये एक तरीके से खर्चीली प्रक्रिया है। खर्चीली प्रक्रिया है, इसलिए हर किसान इसमें आने के लिए तैयार होता नहीं है। हालांकि देश हमारा छोटे और मझोले किसानों का देश है, तो छोटे किसान तो आने का प्रश्न भी एक्चुअली नहीं उठता है, लेकिन ये कहने का मतलब यह है कि ये खर्चीली प्रक्रिया है। ट्रांसपोर्ट या रेफर वैन खरीदना एक खर्चीली प्रक्रिया है। जल्दी से जल्दी समय में पहुंचाना भी किसान को सोचना पड़ता है कि साधन मिला या नहीं मिला। इसलिए यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है और बड़ी ही खुशी की बात है किसानों में, ख़ासतौर से जो बागवानी की फसलों में खेती करने में लगे हुए हैं, कि प्रधानमंत्री जी का जो 1 लाख करोड़ का फंड क्रिएट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ख़ासतौर से चाहे कोल्ड स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो दूर दराज के क्षेत्रों में एप्पल के लिए कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जिसको CS स्टोर्स कहते हैं उनके लिए हो, या उनके वैल्यू एडिशन मूल्यवर्धन के लिए हो, चाहे वो जिस स्तर पे जिस क्षेत्र में भी उसको स्टोरेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसके मूल्यवर्धन के लिए जो भी आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत है, इस फंड में उसका प्रोविज़न किया गया है। इससे किसानों को और बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है, प्राइवेट निवेश की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं और इसमें फ़ायदा पारंपरिक या धान या फूड ग्रेन की क्रॉप्स की तुलना में फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए किसान बहुत खुश हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये जब हम किसानों के पास जाते हैं या किसी अंशधारक के पास जाते हैं तो हमने अपने वैज्ञानिकों को, अपने साथियों को, मित्रों को बोला है कि आप किसानों को ऐसी सूचनाएं अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब उनसे आप जोड़ते हैं अपने को, तो उसमें आप अपनी तकनीकियों के बारे में बताइए, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, कैसे किया जाता है, कैसे सुधार किया जाता है, कैसे खर्च में टेक्नोलॉजी के माध्यम से खर्च में कटौती कर सकते हैं। इसके साथ साथ
केंद्रीय सरकार की जो नीतियां हैं उसको प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 1 लाख करोड़ का फंड आया हुआ है, इसके बारे में भी बताइए कि इससे अगर फ़ायदा लेना है किसानों को, या जो निवेशक हैं गांव के छोटे मोटे किसान इसमें आना चाहते हैं, तो किस ऑफिस को, किस दफ्तर को संपर्क स्थापित करें, कैसे वो इस सुविधा का फ़ायदा ले सकते हैं, यह सूचना भी किसानों के पास जानी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे ख्याल से आने वाले दिनों में ये अत्यंत ही लाभकारी योजना सिद्ध होगी, जिससे फ़ायदा सिर्फ किसानों का नहीं होगा, इससे फ़ायदा जितने भी अंशधारक हैं उत्पादन से ले करके बाज़ार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप्स ऐसी हैं कि शहरों में इसकी देखिए हार्टिकल्चर की फसलें जो भी, चाहे सब्जी हों, चाहे फल हों, चाहे ऑर्नामेंटल्स हों, इनकी मांग, इनकी खपत दोनों जो है गांव की तुलना में शहरों में ज़्यादा है। एक ऐसी स्थिति बन रही है कि शहरों का विकास बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस शहरीकरण के बढ़ने से जो हमारी शहरीकरण बढ़ रहा है और शहर में रहने वालों भी ज़्यादा शिक्षित हैं और भी जानकार हो रहे हैं, समझ रहे हैं ख़ास तौर से कोरोना के दौरान कि कौन कौन सी चीज़ें खाने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारी सहनशीलता बढ़ेगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो अब ये लग रहा है कि डिमांड जो है फलों की, सब्जियों की, मसालों की, सीड्स मसालों की, इनकी डिमांड बढ़ने वाली है। बढ़ती है तो इसके साथ ही बढ़ेगी, उनको स्टोर करने की जगह चाहिए, रिटेलर्स के पास हो, चाहे लार्ज स्केल वाले हों, चाहे छोटे स्केल वाले हों। इसलिए यह प्रोग्राम 1 लाख करोड़ का जो फंड दिया गया है, हमारे ख्याल से बहुत ही एक गेम चेंजर जो कहा जाता है, गेम चेंजर हो के रूप में, भविष्य के रूप में निकलेगी। और जहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं छोटे मोटे वेबिनार के माध्यम से या औपचारिक बैठकों में, तो वहाँ से हम लोग पूछते हैं कि किसानों में या जो भी अंशधारक हैं बागवानी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में, इस स्कीम के बारे में क्या उनकी प्रतिक्रिया है। तो कहते हैं साहब बहुत उत्सुकता का माहौल है, बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका प्रयोग बड़े ही सार्थक तरीके से होगा, जिसका परिणाम बड़ा ही आर्थिक दृष्टि से बहुत ही बढ़िया होगा, किसानों के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, और जो बीच में भी लगे हुए हैं, पैकर्स हैं, ग्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, रेफर वैन वाले हैं, सबको उनका फ़ायदा होने वाला है सही तरीके से। जी, जैसे आपने बताया सर कि वैल्यू एडिशन के लिए कि इसको प्रोसेसिंग करना है, जिससे जो किसान है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। सर इसके लिए क्या फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री से भी कुछ बातचीत चल रही है? हम लोग हमेशा बातचीत करते रहे हैं, कई स्तर पे बात हुई है और कई बार बातचीत हुई है कि उन्होंने कुछ सूचनाएं हम लोगों से मांगी थी कि हमारे ICAR के संस्थानों में जो बागवानी में शोध करते हैं, शिक्षा में लगे हुए हैं, तो वो पूछते हैं हमसे कि क्या आपके पास क्या ऐसी प्रजातियां हैं फलों की या सब्जियों की या फूलों की जिनको प्रसंस्कृत किया जा सकता है कि नहीं किया, उनका प्रसंस्करण किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो हम लोगों ने पूरी लिस्ट बना करके 50-60 प्रजातियों की लिस्ट बना करके उनको दिए हैं हम लोग कि हमारी कौन कौन सी प्रजातियां हैं, चाहे आलू की हों, चाहे टमाटर की हों, चाहे आम की हों, लीची की हों, नारंगी की हों, जितनी भी बागवानी की फसलों में हम लोग काम करते हैं, हिंदुस्तान में खेती की जाती है, जितनी अभी तक की हमारी सफलताएँ हमारे हाथ में हैं कि कौन कौन सी वैरायटी किन किन क्षेत्रों में हैं जिनमें जो है प्रोसेसेबल ट्रेट्स हैं, ऐसे गुण की ज़रूरत होती है कि उनकी प्रोसेसिंग, हर वैरायटी की प्रोसेसिंग नहीं हो सकती है। तो उसमें कुछ, जैसे आलू, हम टमाटर की बात करते हैं, तो टमाटर में अगर हम कहते हैं कि प्रोसेसेबल ट्रेट्स क्या है, तो उसमें TSS एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है उसका। टमाटर में कितना पानी है, टमाटर में कितना गूदा है, उसकी हार्डनेस कितनी है, ऐसे कई प्रकार के गुण ऐसे हैं जो कि इसको प्रोसेसेबल ट्रेट्स के रूप में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग पिछले दशकों में वैज्ञानिक तरीके से इस पर काम करते रहे हैं और कई प्रजातियां ऐसे विकसित की हैं जिनमें कि प्रोसेसेबल ट्रेट्स हैं। ये सारी सूचनाएं चाहे फलों से संबंधित हों, चाहे सब्जियों से संबंधित हों, चाहे फूलों से संबंधित हों, ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को दिया है और उसका सफल सदुपयोग हमारे ख्याल से मिनिस्ट्री करेगी। यह यहाँ पे और भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने पहले शुरू किया था, एक योजना है TOP, टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। तो ये बहुत अच्छा कदम उठाया है सरकार ने कि उसकी लिस्ट को बढ़ा दिया है
कि सिर्फ 3 ही फसलें उसमें नहीं रहेंगी, इसमें ढेर सारी फसलें रहेंगी। जब ढेर सारी फसलें होंगी, इसका मतलब ये ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया, ज़्यादा किसानों को आपने शामिल कर लिया है, ज़्यादा कंज्यूमर्स को शामिल कर लिया है। तो दोनों पक्षों में बड़ी प्रसन्नता की बात है। अपनी प्रतिक्रिया देते हैं तो बोलें कि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन हो गया है, बहुत कम समय में हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ हम लोग मिल के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमारा उनके साथ डायलॉग होता रहता है। और चूँकि मूल्यवर्धन के लिए प्रोसेसिंग का रेट हिंदुस्तान में हार्टिकल्चर कमोडिटीज़ का कम है, इसको बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि ऐसी तकनीकियों का भी समावेश किया जाए खेती में, ताकि ऐसे उत्पाद मिलें जिनकी प्रोसेसिंग करना आसान हो। इसलिए हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और जो काम किए हैं उसकी लिस्ट बना करके हमने मिनिस्ट्री को दिया हुआ है। तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश कोरोना से कैसे लड़े किसान में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।